हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है जीएफ एंड एआर, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। हमेशा की तरह आज भी हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा सम आश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में शामिल है। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, काफ़ी लंबी चौड़ी हिंदी और इंग्लिश है। आज का लेक्चर थोड़ा टफ रहने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए कोई सक्षम प्राधिकारी है, ठीक है, कोई सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी है, वो राज्यपाल की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई अंडरटेकिंग दे रहा है, कोई आश्वासन दे रहा है या किसी संविदा में जा रहा है, तो कौन से सिद्धांतों का वो ध्यान रखेगा? ए, औपचारिक लिखित संविदा नहीं की जाए तो भी आपूर्ति आदेश से पूर्व दरों के बारे में लिखित वचनबद्धता संबंधी अनुबंध करा लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट आपका राइटिंग में ही होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने राइटिंग में नहीं भी किया है तो मेन जो रेट्स के बारे में है, रेट्स के बारे में तो आपको राइटिंग में ले ही लेना चाहिए ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट नहीं हो, क्योंकि मौखिक का कोई भरोसा नहीं होता और मौखिक का कोई नॉर्मली सबूत भी नहीं होता है। लिखा हुआ एक बार और बोले हुए के 1000 बार से ज़्यादा मजबूत एक बार लिखा हुआ होता है। बी, ठेकेदार को कार्य संपादन हेतु सौंपी गई राजकीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान संविदा में अवश्य किए जाने चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, ये अधिकारियों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंट्रोल है उसके सामान्य सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई ठेका दिया है, उसने अपनी मैन पावर यानी अपनी लेबर भेजी है, लेकिन मान लीजिए संपत्ति हमारी है, तो हम ये प्रावधान अवश्य डालेंगे कि संस्था की संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाएगा और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो आप हर्जाना देंगे। तो आप भले काम बाहर से कराइए, अगर आप एक अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, आप बाहर से काम कराइए, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बाहर वाला कोई बंदा आके नुकसान ना करे। अगर कोई राजकीय संपत्ति है तो उसे हानि नहीं वो पहुंचाएगा। इस बात का हम पहले से ही संविदा में उल्लेख कर देंगे, ठीक है। पहले शुरुआती 2-3 क्वेश्चन अभी संविदा पे आएंगे। निविदा की स्वीकृति से पूर्व अन्य तथ्यों के साथ ही निविदादाता व्यक्ति फर्म की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति निविदा देता है, देखिए जनरली क्या होता है, सरकारी कार्यालयों में कोई बड़ा काम अगर होना होता है, हालांकि लिमिट है, कुछ कामों में लिमिट 50,000 की लिमिट है, कुछ में 1 लाख की लिमिट है। और कुल मिला के मोटे तौर पे समझिए कि जब भी आप बड़ा कार्य करते हैं तो आप गुपचुप तरीके से किसी को भी काम नहीं दे सकते। उसके लिए आपको टेंडर इनवाइट करने होते हैं, यानी आपको लोगों को बुलाना होता है और नॉर्मली जो सबसे कम दरों पे काम करने को राजी होता है हम उसको काम देते हैं। लेकिन यूं ही आप ऐसे नहीं करेंगे कि किसी ने बस कम रेट पे कोट कर दिया तो आप उसको काम दे देंगे। ये वैसे क्राइटेरिया सिलेक्शन का यही होता है कि जो कम रेट देगा, लेकिन आपको वो जो बिडर है, जो बोली दाता है या निविदा के लिए आया है, आपको उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी देखनी होगी। सपोज कीजिए आपके पास बहुत साल की रद्दी इकट्ठी हो गई, आप रद्दी को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए 10,000 किलो रद्दी पड़ी है और कम से कम 5-6 लाख का सौदा है, और ऑब्वियस सी बात है उस केस में तो आप चाहेंगे कि महंगी से महंगी रेट पे वो जाए, तो जो महंगी रेट पे लेगा हम उससे देंगे, बरोबर, नीलामी हो गई एक तरह से। तो ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कह दिया कि मैं महंगी रेट पे लूंगा तो हम उसको दे देंगे, नहीं, हम उसकी ये फाइनेंशियल स्थिति भी देखेंगे कि वो फिर काम कर भी पाएगा या वो जो सौदा करने आया है, जिस करार में वो शामिल हो रहा है, उसे पूरा कर भी पाएगा या नहीं। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं और ये वाकई में सारे ही ध्यान रखने जैसे हैं। होना तो बोले ये चाहिए कि मैं इसकी पहले आपको थ्योरी बताता, लेकिन मैंने कहा इन सारे वीडियोस में मेरा पैटर्न ये रहेगा कि मैं एमसीक्यू को सॉल्व कराते समय ही उन नियमों के बारे में बता दूंगा। आपको एक बार में समझ में आ जाए तो भले आप ये हिंट को स्किप कर सकते हैं, खाली इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। जितनी बार दोहराएंगे उतना आपको मजबूती से याद हो जाएगा कि देखिए, अगर हमने कहा कि आपको एक औपचारिक लिखित संविदा करनी चाहिए, रिटर्न फॉर्मल एग्रीमेंट होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आपको जो प्राइस तय हुआ वो के बारे में तो लिखित सहमति लेनी है। बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट भले नहीं है लिखित में तो भी चलेगा, अगर वो ड्राफ्ट नहीं भी हुआ है तो भी मैं ये काम इतने में करके दूंगा, मैं ये वस्तु इतने में लूँगा, ये साफ क्लियर कट होना चाहिए, वो भी राइटिंग में। दूसरा है कि आपको आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, सपोज कीजिए हम कंप्यूटर ऑपरेटर लेते हैं हमारे कॉलेज के लिए, ठीक है, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ तो और कंप्यूटर हमारे हैं।
अब कंप्यूटर हमारे हैं तो हम उसे साफ कहेंगे कि भैया ये कंप्यूटर की देखभाल होगी, इसमें कोई नुकसान होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसी तरह से जब भी आप निविदा का चयन करते हैं तो जिस व्यक्ति या फर्म को आप चयन कर रहे हैं तो उसका आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा देख लेना चाहिए कि मजबूत है या नहीं। इसके लिए हम जनरली उनसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह मंगा लेते हैं, 2-3 साल के या पिछले 6 महीने के मंगा लेते हैं। उसमें ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम को देखकर या उनका बैलेंस वगैरह देख के हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेल, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा या सम आश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में शामिल है। देखा जाए तो ये वही क्वेश्चन दोबारा है, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। ए, 3 वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रहने वाली संविदा में सरकार द्वारा बिना शर्त 3 महीने के नोटिस पर संविदा को वापस लेने, जिसको रिवोकेशन कहते हैं, या रद्द करने के अधिकार का प्रावधान अवश्य किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकारी कार्यालय या सरकारी विभाग किसी ठेकेदार से अनुबंध करता है और वो अनुबंध की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 3 साल से ज़्यादा है, तो उसमें एक शर्त ये भी डाली जाएगी कि सरकार कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन हम उसमें 3 महीने का नोटिस देंगे। यानी बिना किसी शर्त के अगर गवर्नमेंट का मन परिवर्तित हो गया, उस कार्यालय या विभाग का मन परिवर्तित हो गया, तो हम उस ठेकेदार का ठेका समाप्त कर सकते हैं। बस हम उसको 3 महीने का नोटिस देंगे। तो अब इसमें आपको याद क्या करना है कि 3 महीने के नोटिस देने की शर्त है, तो कितने महीने का नोटिस दिया जाएगा ये एमसीक्यू हो सकता है, या कितने वर्ष तक के ठेकों में उसे समाप्त करने की शर्त होती है, तो 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष और 3 महीने ऐसे याद कर लीजिए। और ये बी ऑप्शन तो अभी हमने पढ़ा था। ठेकेदार को कार्य संपादन हेतु सौंपी गई राजकीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान संविधा में अवश्य किए जाने चाहिए। तो बिल्कुल ये GF&R कौन पढ़ रहा है? जो कार्यालय या विभाग के लेखे संभालेगा। ऑब्वियस ही बात है, कार्यालय अध्यक्ष, आप अगर जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए बनते हैं तो कार्यालय अध्यक्ष आप पे भरोसा करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान आपको कॉन्ट्रैक्ट में डलवाने हैं, ठीक है। निविदा की स्वीकृति से पूर्व अन्य तथ्यों के साथ ही निविदा दाता व्यक्ति फर्म की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ये अगेन अभी हमने बात किया कि हम ऐसे ही राह चलते हर ठेकेदार को या निविदा दाता को टेंडर नहीं दे देते या उसके नाम पे ठेका नहीं छोड़ देते, हम उसकी फाइनेंशियल स्थिति पर विचार करेंगे। तो किस पे विचार, एमसीक्यू बनाने वाला कैसे बना सकता है, किस पे विचार किया जाना चाहिए? निविदादाता की आयु पे, निविदादाता की शैक्षिक पृष्ठभूमि पे, उसके कार्य अनुभव के आधार पे, या वित्तीय स्थिति के आधार पे। तो ऑप्शन बन जाएगा वित्तीय स्थिति के आधार पे। तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, हो सकता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना आए, छोटे से ही आए, लेकिन उन पैराग्राफ में से ही बनेंगे। क्वेश्चन बनता किताब में से ही है, तो हमें तो बस पढ़ के जाना है, ठीक है। और आप पढ़ भी रहे हैं, खैर। तो जस्ट अ मिनट, उसके बाद ये हमने कह ही दिया है। अब ये सारे वही पॉइंट है, सारे के सारे, केवल ये नया पॉइंट है, मैं दोहराता हूँ 10वां पॉइंट जहाँ लिखा है। ये सब नियम 19 के अंदर सामान्य सिद्धांत दिए हैं कि जहाँ किसी संविदा के 3 वर्षों से अधिक की अवधि तक चालू रहने की संभावना हो, उसमें जहाँ भी सुविधाजनक हो, एक ऐसा उपबंध शामिल किया जाएगा कि सरकार को किसी भी समय उस संबंध में 3 महीने के नोटिस की अवधि समाप्त होने पर संविदा को वापस लेने या रद्द करने की शक्ति बिना किसी शर्त के प्राप्त होगी। तो कोई सामने वाला कंडीशन नहीं लगा सकता कि क्यों ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म हो गया तो ये ऐसा वैसा नहीं। हम 3 महीने का नोटिस पीरियड देके उसका जो कहें कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट पॉइंट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू एंड्योर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, इट शैल वेयर फिजाइबल इंक्लूड अ प्रोविजन, उपबंध प्रोविजन डाला जाएगा फॉर एन अनकंडीशनल पावर ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब किसी चीज़ को हाँ करके बाद में मना करना। रिवोकेशन और कैंसिलेशन बाय गवर्नमेंट एट एनी टाइम ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 months, नोटिस टू द इफेक्ट, ठीक है। इस बात का नोटिस दे दिया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, लगातार तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा या सम आश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में शामिल है। पहला, 3 वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रहने वाली संविदा में सरकार द्वारा बिना शर्त 3 महीने के नोटिस पर संविदा को वापस लेने या रद्द करने के अधिकार का प्रावधान अवश्य किया जाएगा। यह भी सुन लिया है और अब आपको समझ में भी आ रहा है। सभी संविदाओं में ठेकेदार की गलती से होने वाली राजकीय हानि की क्षतिपूर्ति की वसूली का प्रावधान होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर ठेकेदार की गलती से कोई नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई हमको करके देगा। और सी पॉइंट है, 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के क्रय से संबंधित सभी संविदाओं की प्रति महालेखाकार को भेजी जानी चाहिए, ये बात भी सही है। अब आप ऐसा कुछ मत सोच देना कि हमेशा क्वेश्चन में आंसर उपयुक्त सभी होता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन इस पैटर्न के बनाए गए हैं कि आपको सारे नियम याद हो जाएं। अभी इस क्वेश्चन से ये नियम तैयार हुआ कि जब भी कोई कार्यालय 1 लाख रुपए या उससे बड़ा सौदा करता है, कोई माल परचेज करता है या कोई टेंडर छोड़ता है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, तो उसकी कॉपी AG, अकाउंटेंट जनरल को भी भेजी जाएगी।
ठीक है। तो कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जो आपको आगे भेजनी होती है, उसमें ये सूचना भी है कि ये सूचना आपको कार्यालय इसकी प्रति महालेखाकार को भेजनी है। ठीक है सर, चलिए एक बार इसके और देखते हैं। ये 3 महीने वाला पढ़ लिया, बोर हो गया है तुम वीडियो छोड़ दोगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जब तक कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हों सभी निविदाओं में ठेकेदार की ओर से चूक करने पर निश्चित हर्जाने या मुआवजे की वसूली के लिए कूपबंधन हुआ। तो आपको ये ब्लाइंड डालनी है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे कंप्यूटर्स को कोई नुकसान आपकी हानि से होता है, आपकी वजह से होता है, आपकी चूक या आपके बंदों की चूक की वजह से होता है, तो आपको एक निश्चित राशि का हर्जाना या मुआवजा देना होगा। और एक ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है। देखो आप बच्चे नहीं हो, आप समझ सकते हो कि वो पूछ सकता है कि कितनी राशि तक के क्रय के सौदे की सूचना एजी को भेजना होगी। तो 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के अगर आप क्रय करते हैं, उसके लिए अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उसकी कॉपी एजी को भेजी जाएगी। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल जो ऑडिट संभालते हैं उनको भेजी जाएगी कॉपीज ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। हिंदी के साथ सोचिए इंग्लिश में क्यों लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं जानता हूँ हिंदी भाषी हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश वाले भी हैं, और लेकिन इंग्लिश में पढ़ना आपको ज़्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू हिंदी। तो कॉपीज ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ एंड अबाउ द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख शैल बी सेंड टू द एजी राजस्थान ऑडिट सेक्शन में भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए वैसे इन 3 एमसीक्यू के अंदर हमारे 5-6 रूल कवर हो गए, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं, तो मैं और जो रूल रह गए हैं उनको भी पढ़ देता हूँ। एक बार की गई संविदाओं की शर्तों में कोई भी सारभूत परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रकार से परिवर्तित संविदा को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो। संविदा की शर्तों के बाहर मुआवजे के रूप में या अन्यथा प्रकार से या संविदा के दर से अधिक का ठेकेदारों को भुगतान वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अब इतने बड़े पैराग्राफ से निकल के 2 बातें आई। पहला, एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई आप उसमें चेंज नहीं करोगे। अगर कोई रेट तय हो गई, टाइम पीरियड सेट हो गया, जो भी सेट हो गया उसमें आप चेंज नहीं करोगे। दूसरी बात है, आपने जो तय किया है उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं करोगे, और अगर करने की स्थिति बन गई है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन गई है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे कॉलेज में हम बगीचा बनवा रहे हैं, कैंपस ब्यूटिफिकेशन होता है, उसमें हम ग्रीन कैंपस के तहत मान लीजिए बगीचा बनवा रहे हैं, और मान लीजिए कि हमारा और उस बगीचे वाले का 98,000 रुपया तय हुआ कि 98,000 में वो इतने एरिया का बगीचा बना देगा। तो ये सब हमने लिखित में ले लिया है। अब हम उसको 98,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई है कि साहब मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, आपको ये बात सही लग भी रही है, मान लीजिए अधिकारी होने के नाते आपको ये बात सही लग भी रही है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए पहले वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लोगे कि भाई हम एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहते हैं, सो एंड सो रीज़न से क्या हम कर दें। तो बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति के आप वो काम नहीं करेंगे। तो एमसीक्यू आपका बन गया है। उसके बाद है, आप संविदा के अंदर ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं करोगे जिससे आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए जो अनिश्चित हो या आपकी हमेशा हमेशा की लायबिलिटी क्रिएट कर दे। देखिए, नो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एन uncertain or indefinite liability or any condition of an unusual character shall be entertained into without the previous consent of the finance department। इसी तरह से आप कोई शर्त डालते समय ऐसी शर्त नहीं डालेंगे कि आपका जन्मों जन्म का दायित्व क्रिएट हो जाए या आपका कोई अनसर्टेन काइंड ऑफ दायित्व, यानी बहुत संविदा की शर्तें बहुत नपी तुली साफ सुथरी होनी चाहिए और ऐसी एम्बिगुअस या फंसाने वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर करना ही है कुछ ऐसी अंट शंट शर्त डालनी है तो वित्त विभाग से पूर्व सहमति मांगो, वो तुम्हें देगा ही नहीं, बात ही खत्म। चलिए, उसके बाद है, जहां भी व्यवहार्य एवं लाभदायक हो तथा नियम या सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अपेक्षित सभी मामलों में खुली निविदाएं आमंत्रित करने के बाद ही संविदाएं की जाएंगी। जहां सबसे कम दर वाली संविदा को स्वीकार नहीं किया गया है तो वहां उसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा। यहाँ पे भी 2 बातें हैं। देखिए, अगर आपको नियम ये कहते हैं या आपको सक्षम प्राधिकारी ये कहता है तो आपको ओपन बिड्स ही इन्वाइट करनी चाहिए, मतलब एक पारदर्शिता का नियम है। दैट इज़, अगर आप संस्थान के लिए कोई खरीदी कर रहे हो तो आप अपनी जान पहचान वाले से, भाई भतीजा वाले से नहीं करो, मतलब संस्था के हित में सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया चीज़ मिले। मान लीजिए हमारी लेबोरेटरी है, हमारी लेबोरेटरी में हमें सामान चाहिए, हम सोजत में हैं, हो सकता है सोजत में भी हमें सामान मिल जाता, लेकिन अगर हम थोड़ा आसपास प्रयास करते तो हो सकता है हमें सस्ता सामान मिले और बढ़िया क्वालिटी का सामान मिले। तो हमें अब उनको कैसे पता लगेगा, उनको ऐसे ही पता लगेगा जब हम अखबार वगैरह में विज्ञापन देंगे या एक जैम पोर्टल होता है तो वहाँ पे हम उस चीज़ को डालेंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा। तो कोशिश ये कह रहे हैं कि अगर आपको नियम ये कहते हैं तो आपको वही काम करना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी है कि आप बिना अखबार में विज्ञापन दिए भी खरीदी कर सकते हो, ऐसे नियम वहाँ पे हैं,
या उसमें भी लिमिट है कि इतने राशि तक के खर्चे तक आप मौके पे खरीद कर सकते हो, आपको उसके लिए निविदा आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब रूलिंग्स में है, बट मोटे तौर पे जो भावना है वो ये है कि पारदर्शिता बनी रहे तो आपको खुली निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। ये हो गया आपका एमसीक्यू। और एक और बात है, वैसे तो क्या होता है कि मान लीजिए हम उसे सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम लैब के लिए सामान मंगा रहे हैं तो हम उस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे कम रेट पे हमें माल देने को तैयार है। लेकिन हो सकता है कि हम एक्स जिसने सबसे सस्ती रेट दी है हम उसे ना बुलाएं और उसकी जगह वाई को बुलाएं जिसने थोड़ी महंगी रेट दी है। तो फिर हमें कोट करना पड़ेगा, हमें उस रीज़न को लिखना पड़ेगा कि क्यों हमने एक्स को, जब एक्स सबसे सस्ता था तो हमने उसको क्यों दिया। हो सकता है रीज़न ये हो कि वाई एक्स जल्दी से सप्लाई करने की स्थिति में ना हो, या एक्स का पुराना रिकॉर्ड ख़राब हो, या मतलब उसके माल की क्वालिटी में इश्यूज़ हों। तो वाई को हमने थोड़े महंगे वाले को भी दे दिया तो आपको उसके रीज़न लेने पड़ेंगे कि क्यों आपने इसको दिया और क्यों आपने सस्ते वाले को नहीं दिया। ठीक है, ये नियम हो गया। और वैसे जनरली सस्ते वाले को दिया जाता है और इसीलिए हम बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर उस अकॉर्डिंग काम होता है। खैर, संविदा करने से पहले ये प्रश्न भी निर्णित कर लेना चाहिए कि बिक्री कर, चुंगी, अन्य स्थानीय कर, ड्यूटीज़ का भुगतान करना पड़ा तो किस पक्षकार द्वारा तय की जाएंगी और चुकाई जाएंगी। तो मान लो हम अग्रीमेंट में एंटर हो रहे, जैसे हमें मैन पावर चाहिए होती है तो हमारा पहले से ही तय होता है कि जीएसटी कौन चुकाएगा। तो जैसे ऑब्वियसली बात है वो जीएसटी चार्ज करता है हमारे पर, हमारा कॉलेज उसको पे करता है। तो जितने भी टैक्स से, सेल टैक्स को आप जीएसटी बोल देते हैं अपन, चुंगी हुआ, कोई लोकल टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो मतलब एक है कॉलेज, मतलब कॉलेज इन द सेंस सरकारी कार्यालय या सरकारी विभाग, और एक है उसको सप्लाई करने वाला या काम करके देने वाला। तो पहले ही तय हो जाएगा, पहले ही क्लियर कट तय हो जाएगा कि टैक्सेस वगैरह का पेमेंट कौन कितना होगा, एक तो ये तय करना है और कौन पेमेंट करेगा ये तय होना है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला है इसमें से कि अगर आपको विदेशों से माल आयात करना पड़े, ऐसी स्थिति बने कि आपको कोई माल इंपोर्ट करना पड़े, तो सारी संविदाओं में जो प्राइस आप कोट करवाएंगे वो एफओबी करवाएंगे। ठीक है, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है जहाज पे वो आपको माल चढ़ा के देगा उसका कितना मूल्य होगा। जैसे मान लीजिए कि एफओबी प्राइस है $5 लाख, मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ आप मंगा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़, 5 लाख तो ज़्यादा ही लग रहा है, चलो ठीक है $1 लाख, तो ये 80 लाख का सामान हो जाएगा। तो अगर आप मंगा रहे हैं तो जब आप कहीं निविदा आमंत्रित करेंगे तो सारे सप्लायर से आप एफओबी प्राइस भरवाएंगे। एक होता है सीआईएफ प्राइस। सीआईएफ प्राइस में माल की लागत, इंश्योरेंस और भाड़ा, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों इंक्लूड होते हैं। और एफओबी में भाड़ा इंक्लूड नहीं होता, इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होता, केवल माल का मूल्य होता है। एक बार वो माल आपको विदेश में चढ़ा के दे देगा जहाज पे, फिर वो फ्री ऑन बोर्ड। जैसे ही माल लद गया, ऑन बोर्डिंग हो गया, वो फ्री हो जाएगा। तो एफओबी मूल्य आपको ध्यान रखना है। और फिर एफओबी क्या होता है मैंने बता दिया। सीआईएफ में एक तरह से मान लो आपको एक तरह से होम डिलीवरी मिलती है। तो जब आप अमेजन वगैरह से या किसी से भी माल मंगाते हैं और होम डिलीवरी मिलती है तो एक तरह से जो प्राइस आप देते हैं वो सीआईएफ मूल्य होता है। हमारे क्वेश्चन में निविदाओं के लिए जो मूल्य है वो एफओबी है। और कुछ नियम और हैं कि अगर एक्साइज ड्यूटी, भाड़ा, कच्चे सामान के संबंध में उतार चढ़ाव के लिए कोई उपबंध किया गया हो तो वहाँ उसकी फॉलावट करने के आधार पे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि रेट्स जो होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं। अगर रेट्स फ्लक्चुएट होती हैं तो वो कैसे बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी इसको भी आप क्लियर कट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मैन पावर हायर करते हैं तो उसमें न्यूनतम मजदूरी दरें होती है। अब न्यूनतम मजदूरी दरें ऐसी होती है जो 3 महीने, 6 महीने या सरकारी आदेश पे बदली जा सकती हैं। ठीक है, तो हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो उसमें ये लाइन डालते हैं कि आज के दिन ये रेट है और भविष्य में अगर रेट परिवर्तित हुई तो इस तरह से माना जाएगा। तो कुल मिला के एस्केलेशन का मतलब होता है अगर आगे जाके परिवर्तन होने वाला है तो। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे नए कॉलेजेस जब बनते हैं तो हम बिल्डिंगों के लिए मतलब हम तो नहीं करते, एक संस्था नियुक्त कर दी जाती है, वो कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग बनवाती है। तो हो सकता है ठेकेदार के बीच में और उस सरकारी विभाग या सरकारी समिति के बीच में ये तय हो जाए कि आज सीमेंट का भाव ये है, लेकिन अगर सीमेंट का भाव इतना गया या बजरी पत्थर का भाव इतना रुपए से ऊपर गया तो फिर इस तरह से चेंज किया जाएगा। तो वो बात आपको क्लियर कट लिख देनी चाहिए। एक और बात है कि जैसे हमने कहा था कि हम ठेकेदार की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, कई मामलों में हम उससे गारंटी ले लेते हैं। तो अब गारंटी में अगर वो अपने निकट रिश्तेदार की गारंटी देना चाहेगा तो वो जनरली हम नहीं लेते। मान लीजिए एक ठेकेदार है, हमने कहा गारंटर लेके आ, गारंटर में वो अपनी पत्नी को लेके आ गया। अब उसकी पत्नी और उसके पति में तो ज़्यादा भेद हुआ नहीं, तो जनरली जो नियर, पत्नी की बात नहीं है, जो नियर रिलेटिव्स हैं हम उनको नॉर्मली गारंटर के तौर पे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर गारंटर हमको ये शपथ पत्र पे दे देता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी अलग है, मैं
एक्स व्यक्ति की गारंटी दे रहा हूँ और मेरे पास मेरी खुद की अलग से प्रॉपर्टी है, इस बात का वो शपथ पत्र देता है, तो फिर ठीक है ना। इसके बाद जब तक आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर देते तब तक कार्य वो शुरू नहीं करेगा। मतलब बाकायदा टेंडर वगैरह के बाद वर्क ऑर्डर वगैरह दिया जाता है जांच वगैरह के बाद, तब तक जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता तब तक वो कार्य शुरू नहीं करेगा। और एक बात और कि आपने जैसे ठेका दे दिया और मान लीजिए कि आपने 12 महीने के लिए ठेका दिया, बाद में किसी वजह से आपको ठेके को बढ़ाना है तो आप उसको समय पर रिन्यू करोगे मतलब नवीनीकरण करोगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 12 महीने के लिए मैन पावर को रखा, ठीक है, अब 12 महीने के बाद हमें टेंडर से इनवाइट करने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि कैसी कुछ ऐसी स्थिति पड़ गई कि छुट्टियां आ गई कॉलेज में या बहुत सारे लेक्चरर्स एब्सेंट चल रहे हैं, समिति नहीं बन पा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ये कर सकते हैं, जो कार्यालय अध्यक्ष हैं वो ये कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए उसे रिन्यू कर दिया जाए, कुछ समय के लिए अवधि को बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसकी कार्रवाई समय पे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेंडर समाप्त हो गया उसके बाद आप कार्रवाई कर रहे हो, वो कार्रवाई आपको समय पे कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी कार्यालय में सार्वजनिक राशि की हानि होने की जानकारी सामने आने पर उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा किसको दी जानी चाहिए। मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, पैसा तो पब्लिक का ही है, नुकसान हो जाता है, मतलब मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ समझ में तो में आ गया, मान लीजिए हमारे कॉलेज में है, कॉलेज में कोई लेक्चरर आया, उनका पर्स खो गया, उनका पर्स खो जाने की हानि की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, हमारे ऑफिस में जो पैसा रखा है वो हमारे किसी ऑफिस वाले का नहीं है, वो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। खैर उस सार्वजनिक हानि का अगर नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया उस सार्वजनिक पैसे का, तो इसकी सूचना जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहाँ के डीडीओ हैं या जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, वो किसको देंगे, अपने से तुरंत उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी को, महालेखाकार को, दोनों को, या कोई नहीं, बिल्कुल दोनों को। ये जो हमारे हेड ऑफ ऑफिस हैं, अपनी कहानी क्योंकि समझाने के लिए है, मान लीजिए हमारे कॉलेज है और हमारे कॉलेज में एक सर हैं या एक डबल ए साहब हैं जो कैश को संभालते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन औचक निरीक्षण में पाया गया कि जितना कैश होना चाहिए उससे 5,000 रुपये कम है, ठीक है, अब 5,000 रुपये की गड़बड़ एक तरह से हो गई है, नुकसान हो गया है और 5,000 का एम्बेजलमेंट हो गया है, कहानी है। तो हमारे प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, एक तो वो उनके जो हेड हैं, तो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, जो जयपुर में बैठे हैं हमारे, एक तो हम उनको इन्फॉर्म करेंगे और दूसरी बात है कि हम एजी को इन्फॉर्म करेंगे। बात इतनी ही नहीं है, अगर मान लीजिए कि वो जो कैशियर साहब हैं वो कहते हैं सर मैं 5,000 रुपये की भरपाई करने को तैयार हूँ, अगर वो 5,000 की भरपाई कर दें तो बताओ फिर ये आगे रिपोर्ट भेजेंगे या नहीं, यही रूल्स है कि आपको समझने हैं। तो इसका आंसर है हाँ भेजेंगे, मतलब अगर वो उत्तरदायी व्यक्ति उस हानि की भरपाई कर भी देगा तो भी एक बार तो इसकी रिपोर्ट आगे उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी को और एजी को की जाएगी। तो यही बातें समझने की है, रूलिंग इसीलिए है। तो चलिए अब ठीक है, अब इसके नियम देख लेते हैं। तो पूरा आवाज़ सुनते हैं। यदि किसी कोषागार यानी किसी ट्रेजरी में, किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में सरकार से या सरकार की ओर से जो पैसा संभाल के बैठा था, जो सार्वजनिक धनराशि थी या जो राजस्व थी, राजस्व आने होते हैं, प्राप्तियां होनी होती है, जो पोस्टेज स्टैम्प पड़े होते हैं या कोई और संपत्ति है, उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है, उसका कपटपूर्ण तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है, कपटपूर्ण तरीके से भुगतान कर दिया जाता है, तो क्या होगा, जैसे ही उस संबंधित अधिकारी की नॉलेज में ये बात आएगी, वो अपने से उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी को इस बात की सूचना भेजेगा, ठीक है, साथ ही साथ महालेखाकार को सूचना भेजेगा, चाहे ऐसी हानि की पूर्ति उसके लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा कर दी गई हो। तो ये एमसीक्यू आप याद रखिएगा कि भरपाई होने के बावजूद कर दे तो भी आपको मामले को दबाना नहीं है, एक बार तो मामला आपको रिपोर्ट करना ही है। अगर मान लीजिए आपको संदेह हो रहा है, सेकेंड रूल ये कह रहा है कि अगर आपको संदेह हो रहा है कि इस तरह का नुकसान हुआ है तो भी आपको इसकी रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपको भाई पहले मैं इंक्वायरी कर लूँ, पहले मैं डिटेल्ड पूछताछ कर लूँ, उसके लिए नहीं रुकना चाहिए। यानी यहाँ पे भी कहा गया है कार्यालय अध्यक्ष को कि जैसे ही उसको लगता है कि कुछ नुकसान हुआ है, अगर उसे लग रहा है, कुछ एविडेंस उसको मिले हैं ऐसे, तो उसकी रिपोर्ट उसको तुरंत कर देनी चाहिए और उसके बाद फिर मामले की वो पूर्ण तफ्तीश करवाएगा, पूरी जाँच कराएगा, फिर हानि की प्रकृति, मतलब हानि क्या है, कैसे हुई, कितनी मात्रा में हुई, उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भिजवाई जाएगी, किसकी गलती थी, इससे संबंधित रूल क्या था, इस हानि की भरपाई कैसे हो सकती है, उस सब की एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी वो बाद में भेजेगा। तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि
आपका जो आप जहाँ पे भी अकाउंटेंट बनेंगे तो आपके बॉस आप ही से पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसके लिए नियम पढ़े हुए होने चाहिए। अभी जितने नियम मैं पढ़वा रहा हूँ जो आ रहे हैं वो देख लीजिए ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और बात है कि ये तो हमने पहली यूँ समझो कि पहली हमने मामला वो पढ़ा जहाँ गलती जो है वो कार्यालय अध्यक्ष ने पकड़ी, हेड ऑफ ऑफिस ने उस गलती को पकड़ लिया। मान लीजिए कि ऑडिट हो रही है, मान लीजिए कि ऑडिट हो रही है, तो सरकारी विभागों में ऑडिट आपको पता है कि एजी की तरफ से किया जाता है, एजी की तरफ से टीम आती है। तो मान लीजिए कि ऑडिट हो रही है, ठीक है, ओके। तो एजी को कुछ गलतियां पकड़ में आ गई, तो क्या होगा, तो वो इसकी रिपोर्ट करेगा कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। आई रिपीट, पहले जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें गलती जो है वो कार्यालय अध्यक्ष ने पकड़ी ली। अगर गलती ऑडिट के दौरान एजी की नज़र में आती है तो एजी उसकी रिपोर्ट करेगा कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को उसकी रिपोर्ट वो करेगा, और ज़रूरत समझी गई तो सरकार को भी करेगा, ठीक है। तो अगेन गलती भी है और गलती किसने पकड़ी उस आधार पर रिपोर्टिंग चेंज हुई है। एक और तीसरा नियम भी है कि अगर ट्रेजरी में पैसे के प्रेषण के दौरान या वहाँ पे जो ट्रेजरी में पैसा पड़ा होता है, कॉइन्स वगैरह पड़े जाते हैं, उनमें अगर रोकड़ की हानि होती है, तो ये तीसरा पॉइंट ट्रेजरी से संबंधित है। अगर वहाँ पे नुकसान होता है कैश का, चाहे कॉइन के फॉर्म में हो चाहे नोट्स के फॉर्म में हो, करेंसी नोट्स के फॉर्म में हो, अगर नुकसान हो जाता है तो वहाँ का भी जो संबंधित प्राधिकारी है वो वित्त विभाग को सूचित करेगा। तो अब आप ये कहेंगे यार सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कब कौन किसको सूचना देगा। इस तो हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है, उससे आपको हेल्प करेंगे होगा कि अगर पब्लिक का जो पैसा होता है या राजस्व के संबंध में किसी प्रकार की हानि अगर पकड़ में आती है, पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाय द वे मैं बताना भूल गया आपको, हर वीडियो की जो GFNR का हर वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी PDF अवेलेबल होगी, लेकिन उसके लिए आपको ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करना होगा, या फिर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है वो उसे डाउनलोड करना होगा। तो उसमें एक सेक्शन में हमने फ्री सेक्शन के अंदर पूरे GFNR के नोट्स डाल रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। ना मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंटेंट, केवल इतना कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल होगा क्योंकि इसका बहुत कम कंटेंट मार्केट में है। तो खैर, तो बात यह है कि अगर सार्वजनिक धनराशि का नुकसान हुआ है, राजस्व प्राप्ति भुगतान संबंध में नुकसान हुआ है, मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, प्रॉपर्टी को दुर्विनियोग किया गया है, या कपटपूर्ण यानी फ्रॉडेंटली पैसा विड्रॉ किया गया है, गलत तरीके से पेमेंट हुआ है, तो संबंधित अधिकारी रिपोर्ट करेगा उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी को, अपने से जो ऊपर सीनियर हैं सुपीरियर हैं उनको, और महालेखाकार को रिपोर्ट करेगा। अगर इरेगुलरिटी किसी भी तरह की गड़बड़ का पता ऑडिट के दौरान चलता है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट कर कौन रहा है, एजी कर रहा है, सिंपल है, लॉजिक है। ऑडिट कर कौन रहा है, एजी कर रहा है, एजी के बंदे कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट करेंगे किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, और अगर ज़रूरी हुआ तो गवर्नमेंट को भी, डिपेंडिंग ऑन द कितना सीवियर वो फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो। और अगर ट्रेजरी में रेमिटेंस के दौरान या वहाँ जो बैलेंस पड़ा होता है उसमें किसी तरह का मिस अप्रोप्रिएशन या गड़बड़ होता है, तो वहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, ATO वगैरह लगे हुए हैं जो वहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर्स होते हैं, वो जो है वो वित्त विभाग को उसकी सूचना, चलिए ओके। इसके बाद है, यदि किसी कार्यालय में सामग्री क्रय की निविदा शर्तों में कमी रह जाने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करनी पड़ी, जिसके कारण सरकार को 5,000 की हानि उठानी पड़ी, तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किसको सूचित किया जाएगा। अब ये हानि का प्रकार अलग है। मान लीजिए कि हम कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे, ठीक है। मान लीजिए कि हम हमारा कॉलेज ही है, हमारे कॉलेज के लिए कंप्यूटर लैब बनवानी है और उसके लिए हम मान लीजिए कि 25 कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। 25 कंप्यूटर में अच्छा पैसा लगता है, तो हमने निविदाएं आमंत्रित की। निविदाएं आमंत्रित करोगे तो उसमें निविदा की आप शर्तें भी बताते हो, ठीक है। मान लीजिए कि शर्तों में कोई कमी रह गई, शर्तों में कोई कमी रह गई या कोई अस्पष्टता रह गई, तो हमें विज्ञापन दोबारा निकालना पड़ा। तो एक बार पहले निकालना वो तो लॉजिकल खर्चा है, लेकिन जो दूसरी बार निकालना पड़ा तो हमें हमारे 5,000 रुपये और लग गए, और ये बिल्कुल 5,000 फालतू लगे। तो अब कहानी बन गया, केस बन गया कि अगर किसी ऑफिस में हम सामग्री क्रय करने जा रहे थे, हमने निविदा शर्तें जो दी थी पहले गलत दी थी, बाद में सही करके भेजी, दोबारा विज्ञापन निकालने की वजह से 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो जो हेड ऑफ ऑफिस है वो किसको सूचित किया जाए करेगा, तो हेड ऑफ ऑफिस सूचना देगा एजी को, हाँ, वित्त विभाग को, हाँ, प्रशासनिक विभाग को, हाँ, तो वो इन सबको सूचित करेगा। जो ये नियम इस तरह से बने हुए हैं, इसमें 2,000 का क्लॉज है कि अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा की हानि होती है, क्यों, निविदा की शर्तों में कमी रह जाने की वजह से, अगर इस तरह की कोई हानि है तो
तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही चल रही है। तो अगर ऐसी लापरवाही चल रही है तो फिर इन तीनों जगह पे सूचना दी जाएगी। कहाँ पे? एजी को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, सारों को। तो अभी तक वैसे जो सारे क्वेश्चन आए हैं उसमें सारे आंसर उपयुक्त सभी हैं, लेकिन आप इस तरह से याद मत कीजिएगा, आप चीज़ों को समझ के सॉल्व कीजिएगा। तो एक और बात है, इसमें एक 25,000 का नियम भी आ रहा है कि मान लीजिए 2,000 वाला नियम तो आपको समझ में आ ही गया, दोहराता नहीं हो, स्क्रीन पे लिखा है। 25,000 वाला नियम क्या है वो सुनिए। कि मान लीजिए हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल है, बहुत साल से स्पोर्ट्स चलते ही हैं हमारे कॉलेज में। और मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब ये है कि हमारे पास कुछ टूटे हुए बैट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, रद्दी इकट्ठी हो गई है मान लीजिए, या स्पोर्ट्स मटेरियल फालतू इकट्ठा हो गया। अब हम उसको निपटाने वाले हैं। हमको लगता है कि करीबन ये 25,000 रुपये का धन है, ठीक है। तो और अगेन हमने क्या किया कि हमने नीलामी आयोजित की। आओ आओ आओ, बोली लगाओ, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसको देंगे, क्योंकि हम माल यहाँ बेच रहे हैं। देखिए, अगर कॉलेज कुछ खरीद रहा है, संस्था कुछ खरीद रही है, तो जो सबसे सस्ता हमें देगा हम उससे खरीदेंगे। और अगर हम हमारा कोई माल निपटा रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो हम उसे देंगे जो संस्था को सबसे ज़्यादा पैसे देगा। सिंपल। अब बात यह है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मान लीजिए कि स्पोर्ट्स का डिस्पोजल हम निपटा रहे हैं और हमें लगता था कि करीबन इससे 25,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य आ जाएगा, लेकिन हमें किसी वजह से, शर्तों में कमी की वजह से वापस से नीलामी बुलानी पड़ी, वापस से ऑक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ा, या वापस से पुनर्विक्रय के लिए प्रयास करने पड़े, तो भी यही वाला नियम लागू होगा। तो ये दो जगह नियम है। अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको कि अगर सामान खरीदने आप जा रहे थे और आपको दोबारा टेंडर मंगाने की वजह से नुकसान हुआ और आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ, या आप दोबारा से ऑक्शन करने गए, वहाँ पे आप संपत्ति को बेचना चाह रहे थे, ऐसी स्थितियाँ बनी कि आपको दोबारा से ऑक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ा, तो वहाँ अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा का मूल्य शामिल हो, तो फिर इस बात की सूचना एजी, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अब दूसरी तरह से भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यदि किसी कार्यालय में नीलामी की शर्तों में रही कमी के कारण पुनः नीलामी किए जाने के कारण सरकार को हानि उठानी पड़ी, तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को सूचित किया जाएगा यदि नीलामी में सम्मिलित वस्तु का मूल्य डैश डैश है, कितना? 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा। तो आप देखो, वहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो नियम है, और उस नियम का एक हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया। अब वो कुछ भी छोड़ सकता था, वो हो सकता था कि किसके संबंधित द्वारा वो हो सकता है महालेखाकार लिख देता, वित्त विभाग लिख देता, एवं डैश डैश लगा के तीसरा विभाग छोड़ देता, तो ये ऑप्शन में प्रशासनिक विभाग आ जाता। तो आपको नियम पूरा याद करना है, उस केस को एक समझना है कि कौन सूचित करेगा, किसको सूचित करेगा और कब करेगा। तो बेसिकली ये पॉइंट है कि जब आपने जो निविदा शर्तें बनाई या ऑक्शन की शर्तें बनाई, उसमें अगर आपने कोई कमी छोड़ दी और उस वजह से अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होता है और डिस्पोजेबल वस्तु का एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है, तो आपको इन तीनों अधिकारियों को सूचित करना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं,
अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक कारणों से सार्वजनिक संपत्ति की हानि के प्रकरण में विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को सूचना देना आवश्यक होगा यदि हानि का मूल्य, मान लीजिए कि कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, कोई नेचुरल लॉस हो गया, बाढ़, भूकंप, इस तरह की चीज़ें हो गई, और जो सरकारी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसको नुकसान हुआ कितना, 15,000 से ज़्यादा का। अगर 15,000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ तो पहले तो जो विभागीय अधिकारी होगा वो विभाग अध्यक्ष को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब जो संबंधित अधिकारी होगा, जैसे कार्यालय अध्यक्ष होगा, वो एचओडी को रिपोर्ट करेगा, और एचओडी उसके बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि, लेकिन तभी रिपोर्ट होगा जब नुकसान 15,000 से ज़्यादा हो। छोटा मोटा आंधी अंधड़ आया और 2-4-5 हज़ार का नुकसान हो गया तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इस नियम को समझ लीजिए कि पूरी बात क्या है कि आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या किसी और प्राकृतिक रीज़न से अगर भवन को, सड़क को, नहर टूटने से या और किसी कंस्ट्रक्शन काम में अचल संपत्ति में 15,000 से ज़्यादा की हानि हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा विभाग अध्यक्ष को और विभाग अध्यक्ष द्वारा सरकार को तत्काल सूचना दी जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। और चैनल क्या है, हायरार्की क्या है, तो वही हेड ऑफ ऑफिस इन्फॉर्म करेगा एचओडी को, एचओडी इन्फॉर्म करेगा आगे गवर्नमेंट को। उसके बाद और क्या होगा, बाद में हानि क्यों हुई, कितना नुकसान हुआ, उसकी एक रिपोर्ट वापस हेड ऑफ ऑफिस या संबंधित अधिकारी एचओडी को बना के भेजेगा, और उसकी जो रिपोर्ट उसने एचओडी को भेजी है उसी की एक कॉपी या उसी की एक समरी वो एजी को भी भेजेगा। तो अगेन हेड ऑफ ऑफिस होने के नाते आपको ये याद रखना है कि आपको पहले तुरंत इन्फॉर्म करना है और बाद में एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर भी आपको एचओडी के साथ साथ एजी को भेजनी है। ठीक है, और ये आप देख ही रहे हैं नीचे बना हुआ है कि 15,000 से ज़्यादा का नुकसान हो तो विभागीय अधिकारी विभाग अध्यक्ष को सूचना देगा और वो आगे गवर्नमेंट को सूचना देगा। बाय द वे, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको कहूँगा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, और फर्स्ट वीडियो का आखिरी हिस्सा ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने एचओडी, एचओ, हेड ऑफ ऑफिस आदि को डिफाइन किया है। और अगर 15,000 तक की हानि हो, अगर 15,000 से ज़्यादा की हो तो ऊपर आई गया, और अगर 15,000 तक की हानि हो तो केवल कंसर्न ऑफिसर जो हेड ऑफ ऑफिस है वो केवल एचओडी को इन्फॉर्म करेंगे, तब आपको एजी को या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बात लिखी हुई है कि ऐसी हानि जिसका मूल्य 15,000 से ज़्यादा ना हो तो उसके बारे में भी सूचना विभाग अध्यक्ष को तो भिजवाई जाती रहेंगी, विभागीय अधिकारी भेजेगा, लेकिन इसके लिए सरकार या महालेखाकार को रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। और 15,000 रुपये कौन सा मूल्य है, 15,000 रुपये पुस्तक मूल्य है, जो आपने बुक में वैल्यू लिख रखी है वो मूल्य अगर 15,000 से ज़्यादा है और उस संपत्ति को अगर क्षति होती है तो आपको रिपोर्ट करना है। ये सारी बातें इंग्लिश में लिखनी है। और एक और बात है कि आपको जैसे ही हानि होती है उसकी एट वंस यानी तुरंत रिपोर्ट देनी है, बाद में डिटेल्ड रिपोर्ट तो देनी है, आपको एट वंस रिपोर्ट का भी ध्यान रखना है। और मूल्य से तात्पर्य बुक वैल्यू से होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि प्राकृतिक कारणों से, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर प्राकृतिक कारणों से सार्वजनिक संपत्ति की हानि होती है तो उसको सूचित किया जाता है, सूचित किया जाएगा आगे से आगे। तो उसके लिए संपत्ति का कौन सा मूल्य लिया जाएगा, बाजार मूल्य, क्रय मूल्य, पुस्तक मूल्य या समर्पण मूल्य, तो इसके लिए लिया जाएगा पुस्तक मूल्य। तो अगर आपका नियम पड़ा है तो बड़े आराम से आप कर देंगे। ठीक है, चलिए
के बाद अब आखिरी 2 क्वेश्चन है। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए छल या उपेक्षा के कारण सरकार को ही हानि के लिए उत्तरदायी होगा। अब आप गौर कीजिए, 2 वर्ड है। जैसे कोई अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो जानबूझ के बदमाशी करता है, बेईमानी करता है, तो वो तो हो गया छल। अब वो ध्यान नहीं देता, लापरवाह है, जो चीज़ चेक करनी चाहिए वो भी नहीं करता है, तो वो उपेक्षा, लापरवाही का दोषी है। उस वजह से अगर सरकार को हानि होगी तो कौन भरेगा? वो कर्मचारी खुद भरेगा। हाँ, वो तो है ही है। और पर्यवेक्षण में उपेक्षा करने वाला अधिकारी, अब मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई चेकिंग करने वाला बंदा है, तो वो भी फंसेगा। मतलब मान लीजिए कि ए व्यक्ति के कार्य की जांच बी व्यक्ति को करनी थी। ए ने कांड किया, गड़बड़ करी, लापरवाही करी, बी को उसकी जांच करनी थी, उसने भी अपना काम नहीं किया, तो वो भी उत्तरदायी होगा। और अपनी उपेक्षा से उसमें सहयोग करने वाला कोई और कर्मचारी और कोई कर्मचारी जो पाया जाता है, इसलिए तो जब मामले की जांच होती है तो बोलते नहीं तू फंसेगा, मैं भी फंसूंगा, सब फंसेंगे। वो कब होगा? और सब उत्तरदायी होंगे, सब लायबल होंगे जिन जिन का उसमें सीन है। तो जो डायरेक्ट फ्रॉड कर रहा है या डायरेक्ट नेग्लिजेंस का दोषी है, या उस पे जिसको निगरानी रखनी चाहिए थी वो अपना काम ढंग से नहीं करता है, या कोई और बंदा भी इनडायरेक्ट रूप से अगर इस्तेमाल करता है, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व है, नेग्लिजेंस को बढ़ावा देता है, फ्रॉड को बढ़ावा देता है, तो उपयुक्त ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। तो अब इसके बारे में नियम क्या है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, उनको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, पूर्ण और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उसकी ओर से किए गए कपट, फ्रॉड या नेग्लिजेंस के चलते अगर सरकार को जो भी हानि उठानी पड़ेगी, उसके लिए वो व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और यह भी कि कोई अन्य सरकारी कर्मचारी उसके कपट या उपेक्षा से होने वाली हानि के लिए भी उस सीमा तक पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिस सीमा तक यह दर्शित किया जा सके कि उसने अपने खुद के कामों से या उपेक्षा से उस हानि में योगदान दिया है। तो देखिए, काम करके नुकसान पहुंचाना या अपना काम न करके नुकसान पहुंचाना, कैसे भी करके अगर आपने नुकसान पहुंचाया है तो आप पर्सनल लायबल होंगे। एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि इस प्रकार में, इस तरह के केसेस में उत्तरदायित्व कैसे या उत्तरदायित्व कितना होगा, इसके रूल परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। तो अलग अलग परिशिष्ट बने हैं, जैसे परिशिष्ट 8 में शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया हुआ है, तो परिशिष्ट 3 में क्या दिया गया है? तो परिशिष्ट 3 में दिया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कपट या लापरवाही से हानि पहुंचाता है तो उसके विनियम, बायलॉज वहाँ दिए हुए हैं, और यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। सब फंसेंगे, ठीक है। सिंपली जो भी इन्वॉल्व है, बेसिकली वर्ड है जो भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे ऑल विल बी लायबल एंड मे बी प्रोसिक्यूटेड। चलिए, लास्ट है, किसी सामान्य या सार्वजनिक धनराशि की ऐसी हानि जिसकी वसूली संभव नहीं है को किसी प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अपलिखित करने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए कि कभी कुछ ऐसा हो गया कि कोई धनराशि है या कोई सामान है, उसमें कोई नुकसान हुआ था, लेकिन अब उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर उस नुकसान को क्या करता है? राइट ऑफ किया जाता है, उसको अपलिखित करना बोलता है, नहीं तो मैटर को ख़त्म करो। अब ख़त्म किया जाता है तो क्या नियम है? निर्धारित सीमाओं तक अपलेखन के लिए प्राधिकारी नियमानुसार सक्षम हो। ऑब्वियस सी बात है, राइट ऑफ का ऑर्डर कौन दे पाएगा? राइट ऑफ का ऑर्डर वही दे पाएगा जो एक सक्षम प्राधिकारी है। दूसरी बात है, हानि से व्यवस्था में ऐसा दोष उजागर ना हुआ हो जिसके सुधार हेतु उच्च प्राधिकारी के आदेश वांछनीय हो। देखिए, राइट ऑफ का ऑर्डर वो तभी देगा कोई, मतलब सिस्टम की गड़बड़ ना हो। मतलब अगर सिस्टम की गड़बड़ है तो उसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, या उसके लिए उच्च अधिकारी से परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई सिस्टम में गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो बात फिर यहाँ नहीं ठहरेगी। अगर सिस्टम में ही दोष है, किसी रूल में गड़बड़ है, तो फिर वो आगे भी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है। तो उस मामले में वो राइट ऑफ का ऑर्डर नहीं देगा। और किसी कर्मचारी की ऐसी गंभीर उपेक्षा उजागर नहीं हुई हो जिसके कारण उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश वांछनीय हो। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि कोई लॉस हो गया, अब उसकी भरपाई हो नहीं सकती। अब क्या ही कर सकते हैं? मिट्टी पाओ, मामला ख़त्म करो। ऐसा तब होगा जब ये साबित हो कि उसमें कर्मचारी की कोई गंभीर लापरवाही नहीं थी और इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, एक 16 सीसी और 17 सीसी वगैरह की कार्रवाइयाँ होती है, ऐसी कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो तब मामले को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब ये नहीं यूँ हो गया कि अब गलती हो गई जो हो गई जी, मानवीय भूल है, और मानवीय भूल भी कोई भयंकर वाली नहीं है, ना कोई सिस्टम में गड़बड़ है, और जो माफ़ी दे रहा है या इस चीज़ को राइट ऑफ कर रहा है वह सक्षम हो। ये सारी बातें हो तो आप लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। हानियों का अपलेखन संबंधी ये नियम है, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, PDF अवेलेबल है ही। हानियों का आदि का अपलेखन है। हानियाँ तभी की जाएंगी जब पद्धतियों में कोई सिस्टमेटिक दोष प्रकट ना हो
और जिसके लिए आपको हाई अथॉरिटी से ऑर्डर लेने का वेट करना पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हो। और ना ही किसी एम्प्लॉय ने अपने इंडिविजुअल लेबर को पे कोई गंभीर उपेक्षा की हो और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की ज़रूरत हो, ऐसी भी नहीं है। एक और बात है, ये लास्ट आप सुन लीजिए, ये अलग है। ये जो आपने नियम सुने वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोषागार में, ये पूरा नियम मैं पढ़ता हूँ, अगर कोषागार में यानी ट्रेजरी में नकदी की हानि होती है, ये थोड़ा सा सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि ट्रेजरी में बहुत विश्वास पात्र लोग होते हैं। तो ट्रेजरी में अगर नकद की हानि होती है, चाहे वो रेमिटेंस यानी पैसे इधर से उधर के दौरान हुई हो, या वहाँ जो पैसे पड़े हुए होते हैं, बैलेंस पड़ा होता है, उसमें कोई गड़बड़ हुई हो, तो ऐसे मामलों की सूचना निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजी जाएगी। इससे पहले, थोड़ी देर पहले आप 5वें या 6ठे क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पे भी ऐसी सूचना थी जो हमने वित्त विभाग को सूचना की थी। यहाँ हमने इसको सूचना क्यों भेजी है? अगर आप राइट ऑफ करवाना चाह रहे हैं तो, अगर आप इस नुकसान को राइट ऑफ करवाना चाह रहे हैं तो आपको इसके निदेशक निरीक्षण विभाग को इसकी सूचना भेजनी होगी, और किसी भी आइटम को राइट ऑफ करने से पहले आपको स्पेशल परमिशन उनसे लेनी होगी। तो ये इस बारे में है। अगर ट्रेजरी में कैश का नुकसान होता है तो उसका ये स्पेशल अलग से नियम है। बाकी मामलों में तो कोई हायर अथॉरिटी आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन इस मामले में मामला आपका आगे जाएगा, निदेशक निरीक्षण विभाग में जाएगा। यही बात आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। तो होप वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही गया, बट वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स पॉइंट में हम बहुत सारा कंटेंट कॉमर्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे जब तक है एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।